नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलशाद। बीते 26 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीजल रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा था कि इसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और कई विभागों को साथ में मिलकर टीम वर्क के रूप में काम करना होगा और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। यह अभियान अभी जारी है, लेकिन विभिन्न विभागों ने जब मिशन मोड में काम किया उसके कई परिणाम, सकारात्मक परिणाम सामने नजर आने लगे हैं और यह अभियान की सफलता लगातार जारी है। लेकिन जो खासकर अगर स्कूलों की बात करें तो चाहे स्कूल सरकारी हो या निजी हो या प्राइवेट स्कूल, सब ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हुए दिखे और भागीदारी निभा रहे हैं। यहां तक लोगों की जुबान पर जिस तरह मीजल रूबेला टीकाकरण अभियान की चर्चा हमें सुनाई पड़ रही है, उसने पोलियो अभियान की सफलता की याद हमारे जहन में फिर से एक बार ताजा कर दी। और आज हमको भी, इसलिए आज हम भी ये समझना चाह रहे हैं कि जो मीजल रूबेला टीकाकरण अभियान है, आखिर इस अभियान की अब तक का जो सफर है उसकी उपलब्धियां क्या हैं और कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो इस टीकाकरण अभियान के सामने आ रही हैं, और सबसे खास बात कि इस मीजल रूबेला टीकाकरण अभियान की जरूरत क्यों है, आखिर वो क्या जरूरत है कि हमको मीजल रूबेला टीकाकरण देना चाहिए, इसको भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे अपने स्टूडियो में। और इसको समझाने के लिए बहुत खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, आप यूनिसेफ से हैं। इसके अलावा डॉक्टर एपी चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, आप भी यूनिसेफ से हैं। आशुतोष अग्रवाल जी हैं, आप विश्व स्वास्थ्य संगठन से हैं। और शालिनी सिन्हा जी हैं, आप शिक्षाविद हैं और एक प्रख्यात स्कूल की प्रिंसिपल है राजधानी लखनऊ की। आप सबका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है और जो मीजल रूबेला टीकाकरण अभियान चल रहा है, ये चल रहा है। तो अब तक का ये जो सफर है टीकाकरण अभियान का पूरा, अगर हम आपसे ही समझना चाहें शुरुआत में कि ये पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं, शुरुआत में से समझा दीजिए, फिर बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि 26 नवंबर से उत्तर प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत हुई थी, तो उससे भी पहले भारत में अन्य राज्यों में इस अभियान को किया जा चुका है। ठीक है। और उसकी अपार सफलता के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उन राज्यों में इसका कवरेज बहुत अच्छा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में इसकी करीबन पूरे 6 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और उसके बाद जब 26 नवंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका लॉन्च किया, तो सबसे पहले कैंपेन की शुरुआत में 2 सप्ताह स्कूलों में और अगर जहां जरूरत है वहां 1 और सप्ताह के लिए स्कूलों में इस कैंपेन के माध्यम से जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं 15 साल तक की उम्र के, उनको ये टीकाकरण किया जाना था। ठीक है। तो स्कूलों में हमारे पास 75 जिलों में से ऐसा रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ये कवरेज बहुत अच्छा रहा है। ऑलमोस्ट सभी स्कूलों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। इसके अलावा मदरसा और जो अन्य शिक्षा के माध्यम है उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जिन जगहों पे थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी उसके लिए दोबारा प्रयास किए गए सरकार के माध्यम से, पार्टनर एजेंसीज यूनिसेफ, WHO में, और उसके द्वारा उन्होंने भी बाद में इस बात को स्वीकार किया कि वो टीकाकरण अभियान में सहयोग करेंगे और हिस्सा लेंगे। कुछ जगहों पर अब कम्युनिटी में भी ये प्रोग्राम शुरू हो गया, क्योंकि 2 सप्ताह के लिए इसको अब कम्युनिटी में जो बच्चे जो रह गए हैं और जो 9 माह से लेके और जो स्कूल नहीं जा रहे थे बच्चे, उनका टीकाकरण किया जाना है। तो वो भी अब शुरुआत की जा रही है उसकी, जिसको 2 सप्ताह से लेके 3 सप्ताह का समय लगेगा। तो अभी तक अभियान जिस तरीके से सरकार के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है और यही बात है कि जब एक बड़ी लॉन्चिंग होती है, मुख्यमंत्री खुद किसी प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं और ये निर्देश देते हैं कि सब लोग मिलकर टीम वर्क के रूप में काम करें, और यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन और आप जैसे लोग और आप जैसे स्कूल के तमाम लोग सब साथ में मिलकर जुटते हैं, तो जाहिर सी बात है परिणाम अच्छा आना ही है। अरुण जी, आपके पास आते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपका अनुभव जो अब तक आपने देखा होगा, हालांकि आपका अनुभव तो बहुत पुराना होगा, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं जो अभी का जो टीकाकरण अभियान हमने अभी जो लॉन्च किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद से इस सफर को आप कैसे देखते हैं? खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप इस अभियान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और उसके बारे में हम आपको बता दें कि 26 नवंबर से जो उद्घाटन हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, और उसमें सभी विभागों को पूरा तरह से सहयोग मिल रहा है। इसके अंदर लगभग 10 हमारे डिपार्टमेंट से जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद चूंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए और लगभग 7.64 मतलब 7.64 करोड़ बच्चों का लक्ष्य रखा गया था 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों का।
तो उसको देखते हुए इतना बड़ा चैलेंज था कि इसलिए हम सभी डिपार्टमेंट का उसमें कॉपरेशन जरूरी था। स्पेशली जो स्कूल्स हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं तो उसमें स्कूल टीचर्स का सहयोग चाहिए था। इसके अलावा अदर जितने भी मोबिलाइजेशन एजेंसीज हैं, इसके अलावा NGOs हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने बड़ा अच्छा सभी लोगों के सहयोग से प्रोग्राम चला और बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोग इसको आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। और लगभग 4 हफ्ते इसके अंदर हो चुके हैं पूरे 26 नवंबर के बाद से। और आपको ये ताज्जुब होगा कि कल तक के हिसाब से लगभग हम लोग जो है करीब 4.25 करोड़ बच्चों का इम्यूनाइजेशन कर चुके हैं, तो जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए है। और उम्मीद है कि हमारा जो रिमेनिंग जो भी लक्ष्य है वो आगे आने वाले 2 से 3 हफ्ता में जो है बाकी सभी जनपदों में पूरा कर लिया जाएगा। ये सब मानते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। तो जिस तरह से आपने लक्ष्य को बताया तो लक्ष्य तो काफी तेजी से आगे बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। आशुतोष जी आपके पास आते हैं और सीधी सी बात, वाकई भारत जैसे देश में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतना बड़ा टीकाकरण अभियान, ये तो अपने आप में एक उत्सव जैसा होता है। तो आपके हिसाब से कैसा रहा इसका सफर, कैसे देखते हैं आप शुरुआत में? बहुत जायज बात आपने पूछी है। मैं इसको ऐसे करके कहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है तो भारत की जो फिगर्स हैं वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमारा जो लक्ष्य है वो अपने आप में करीब 7.25 करोड़ जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, और सभी विभागों के सहयोग से, विशेषकर शिक्षा विभाग के सहयोग से, चाहे सरकारी स्कूल हों चाहे प्राइवेट स्कूल हों, क्योंकि जो टारगेट है MR अभियान का 9 महीने से 15 वर्ष तक के बच्चे, ये प्राइमरीली हमको स्कूल्स में मिलेंगे। कक्षा 10 तक के बच्चे हैं, इसलिए स्कूलों का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मैं कहूंगा कि जो बचे हुए हैं उनका भी है। अगर हम सिर्फ समुदाय में जाके इन बच्चों को वैक्सीनेट कराएंगे तो हम नहीं करा पाएंगे। और ये कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है अभी के बच्चों के लिए, साथ ही साथ आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि रूबेला एक ऐसी बीमारी है जो वर्तमान में इतना इम्पैक्ट नहीं देती। वर्तमान में तो हल्की सी वो बीमारी होती है, लेकिन गर्भवती अवस्था में वो आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है। तो इसलिए ये कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है और स्कूलों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक। स्कूलों की भागीदारी अत्यंत, आपने इस बात को 2 बार 3 बार रिपीट किया। और अच्छी बात है, हमारे साथ एक शिक्षाविद मौजूद हैं और आप एक प्रख्यात स्कूल की खुद प्रतिनिधि हैं। शालिनी जी आपके पास आते हैं, और ये बात चूंकि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था जब उन्होंने इसका शुभारंभ किया टीकाकरण अभियान का, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम इसमें शिक्षा विभाग की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत खास जरूरत है। और लोग भी ये सवाल पूछ रहे थे जब हम सड़कों पर लोगों से मिलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, बात करते हैं, तो लोग ये कहते हैं आखिर स्कूलों में ये बात क्यों चल रही है? आपके हिसाब से क्या निजी स्कूल की अगर हम बात करें, प्राइवेट स्कूल की बात करें, क्या उन्होंने इसके महत्व को समझा और इसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई? हाँ, बिल्कुल निभाई, और मुझे लगता है कि निभाना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग शिक्षित हैं, बच्चे बहुत ज्यादा वहाँ आते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में भी हैं, उनको हम समझा सकते हैं, उनके पेरेंट्स को हम समझा सकते हैं। प्लस स्कूल में इतनी ज्यादा क्लासरूम्स हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक बहुत अच्छे तरीके से आप वो वैक्सीनेशन का प्रबंध कर सकते हैं। और शिक्षा का मतलब सिर्फ यही थोड़ी होता है कि आप किताबों से उनको पढ़ाएं। शिक्षा का मतलब होता है कि हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान दें, और सिर्फ अपने ही बच्चों का क्यों, ये सारे बच्चों की बात है, ये हमारे पूरे देश के बच्चों की बात है। तो अगर हमारा एक लड़का है, और जैसे आप डॉक्टर साहब ने बताया कि उससे जो लड़कियां हैं उनको बाद में प्रॉब्लम आती है जब वो गर्भवती होती हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लड़कियां सिर्फ हमारी ही रहेंगी, वो लड़कियां कहीं और जाके किसी और की पत्नी बनेंगी, किसी और वहां उनका बच्चा होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि ये हमारे स्कूल की बात है, ये हमारी पूरी देश की बात है। तो मुझे लगता है कि एक स्कूल से बेहतर कोई जगह ही नहीं है जहां आप इस मास स्केल में इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। सीधे हम चलते हैं निर्मल जी के पास में। निर्मल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। और अब हम निर्मल जी आपके पास आकर बिल्कुल अनजान बनकर साफ साफ ये समझना चाहते हैं कि मिज़िल और रुबेला का जो टीकाकरण अभियान है ये आखिर है क्या? मिज़िल क्या है, जिसे लोग क्या खसरे के नाम से भी जानते हैं, रुबेला क्या ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही हैं, ये हैं क्या? इसको आप जरा समझा दीजिए। जी, ये चूंकि हम टीकाकरण अभियान पे चर्चा कर रहे हैं तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि मिजल्स और रुबेला एक्चुअली क्या बीमारियां हैं। बेसिकली ये संक्रामक रोग हैं, वायरस के द्वारा फैलते हैं। और मिजल्स जो बीमारी है इसमें जब भी इन्फेक्शन होता है
तो बच्चे को बुखार आता है और साथ में चकत्ते पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ लेकिन इस यहाँ तक ही नहीं, केवल इसके अलावा और भी इसके साथ निमोनिया, डायरिया जैसी बातें हो सकती हैं। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे जो खतरनाक इम्प्लीकेशन हो सकता है कि अगर ये इन्फेक्शन से बच्चे की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये इसकी गंभीरता है। दूसरी जो बीमारी जिसका नाम रुबेला है, और डॉक्टर साहब ने पहले बताया था कि इसे आप जर्मन मिजल्स के रूप में भी जाना जाता है। इस बीमारी को तो सामान्य वायरल इन्फेक्शन के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि जब कोई किसी महिला को ये या बच्चे को ये इन्फेक्शन हुआ था और जब वो प्रेगनेंसी के स्टेज में आती है, तो जो न्यूबॉर्न नवजात पैदा होता है, पहली बात तो उसका एबॉर्शन हो सकता है या उसको कंजेनाइटल जिसको कहते हैं जन्मजात विकृतियों के साथ बच्चा पैदा हो सकता है। तो इसका एक हमारे सामाजिक और दुष्परिणाम के रूप में बहुत निकल के आता है कि जो भी बच्चा नया पैदा होगा, अगर ऐसा था कि रुबेला का इन्फेक्शन हुआ, तो फिर उसको जन्मजात विकृति भी हो सकती है। तो ये दोनों ही बीमारियां बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं। दोनों ही बीमारियां बहुत गंभीर बीमारियां हैं। अरुण जी, आपके पास आते हैं खसरा, जिसे मिजल्स बताया, उसका खसरा को खसरे के नाम से लोग आमतौर पर उसे जानते रहते हैं, लेकिन रुबेला के बारे में हम जहां तक हम समझते हैं कि लोग उतने ज्यादा जागरूक नहीं होते, ना ही हम कोई मीडिया में इतनी इसकी खबरें इतनी पढ़ते हैं, जान पाते हैं इसके बारे में। जरा रुबेला के बारे में, चूंकि अभियान चल रहा है, इसकी चर्चा भी चल रही है, तो आज अच्छा मौका, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप रुबेला के बारे में समझाइए कि रुबेला कितना खतरनाक है, ये है क्या? देखिए, रुबेला भी, हालांकि डॉक्टर निर्मल ने थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। रुबेला भी एक बच्चों में होने वाला इन्फेक्शन ही है ये, और ये वायरल इन्फेक्शन है, और जो कि आपका नेज़ोफेरेंजियल रूट जिसे सांस के द्वारा एक से दूसरे बच्चों में फैलता है, और एक माइल्ड इन्फेक्शन होता है। और ये जो है, अगर इसको प्रॉपरली अगर बच्चे पहले से वैक्सीनेटेड नहीं है, तो आने वाले समय में जब वो बच्चा बड़ा होगा, खासतौर से लड़कियां हैं या जब उस प्रेग्नेंट ग्रुप में जाएंगे, तो उस टाइम ये अगर बीमारी होती है तो उस टाइम ये भयानक मोड़ ले सकती है। उस टाइम जैसे उन्होंने बताया अभी हमारे एक एक्सपर्ट ने, सहयोगी ने, कि इसमें कभी कभी अबॉर्शन तक हो जाता है गर्भवती महिलाओं को। तो इसके अलावा जो बच्चे भी पैदा होते हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज होते हैं, पता लगा बच्चा बहरा पैदा हो रहा है, बच्चा कभी अंधा पैदा हो रहा है, कहीं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से मतलब हृदय रोग बच्चों को हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं उस बच्चों में, उन महिलाओं में जिनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे कहा गया है हमेशा प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो कोई बीमारी आने से पहले अगर हम लोग बचाव कर ले, और जिसके लिए हमारी भारत सरकार प्रयत्नशील है और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से उसमें प्रयत्नशील है, कमिटेड है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है पूरे विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 2020 तक खसरा रुबेला को एलिमिनेट करना है, और रुबेला जो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम उसको कंटेनमेंट करना है, उस सब के लिए हम लोग तैयारी में हैं, और इसीलिए हम लोग ये वैक्सीनेशन का ड्राइव चला रहे हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन का ड्राइव चला रहे हैं, जाहिर सी बात है, हमारी शुभकामनाएं। और ये ड्राइव ऐसा होना चाहिए कि इसमें 100% लक्ष्य को हम प्राप्त करें, और ये होना भी चाहिए कि इसके बिना काम अगर हम थोड़ा भी छोड़ जाते हैं या छूट जाता है तो वो काम अधूरा ही माना जाएगा। लेकिन ये अधूरा काम नहीं, हमें तो काम पूरा ही चाहिए। आशुतोष जी, आपके पास आते हैं और यही बात आपसे कि जिस तरह का रुबेला के बारे में सुनने में आता है, जब सुनते हैं, जैसे अभी जन्मजात विकृतियों के बारे में बात हुई, इस तरह के बच्चे तो हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं अगर हम कई सरकारी अस्पतालों में या ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर चले जाएं। हाँ, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पर या सरकारी अस्पतालों में, प्राथमिक अस्पतालों में हमें इस तरह के बच्चे देखने को मिल जाते हैं जहां जन्मजात विकृतियां दिखाई पड़ती हैं। क्या उस वक्त ही उसको ये पहचान लिया जाता है कि रुबेला की वजह से हुआ, या इसका इतना प्रचार प्रसार अब तक हो ही नहीं पाया जितना प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए था? मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं। कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम इसको कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट होता है, और इसमें तमाम तरह की जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल एबॉर्शंस भी इसमें हो सकते हैं अगर कोई महिला इस बीमारी से ग्रसित रही है, रुबेला से बचपने में। और मीजल्स रुबेला अभियान की एक खास बात और है कि इसी के साथ ही नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जो अब हम अभी तक फकत मीजल्स वैक्सीन दिया करते थे, अब वो एमआर वैक्सीन की तरीके से दी जा रही है। अच्छा। यूआईपी यानी कि जो हमारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत अब एमआर वैक्सीन 9 माह कंप्लीट होने पर
साथ ही उसकी सेकंड जो डोज है वो 16 से 24 महीने पर ये बच्चों को दी जा रही है नियमित रूप से। एमआर कैंपेन करेंगे, इसके इमीडिएटली बाद इस एमआर वैक्सीन को आरआई में शामिल कर लेंगे, जिससे कि हमारी सारी पॉपुलेशन जो है वो मीजल्स और रुबेला इन दोनों बीमारियों के लिए प्रतिरक्षित हो। और प्रयास ये है कि जैसा अभी डॉक्टर चतुर्वेदी साहब ने बताया कि वर्ष 2020 तक खसरा और रुबेला इन दोनों बीमारियों को इतना न्यूनतम कर दें कि हम ये कहें कि ये एलिमिनेट हो गई। एमआर एलिमिनेशन, ये हमारा टारगेट है। ये टारगेट है, और यही टारगेट एक ऐसा टारगेट आपने जो निर्धारित किया गया है वो इसलिए है कि कम से कम हम इस तरह की बातें सामने ना आए कि कुछ छूट गया या कुछ प्रतिशत हमें अचीव करना है। हमें 100% अचीव करे बिना हमारा समाधान होना ही नहीं है। शालिनी जी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर चूंकि हमने तो आज जो आपको बुलाया है वो एज ए शिक्षाविद बुलाया, लेकिन यहाँ पर आपकी जरूरत जो हमें लग रही है, अभी अब तक की चर्चा में जो बातें सामने निकल के आई हैं, हम चाहते हैं चूंकि आप भी एक जागरूक महिला इस प्रदेश की नागरिक हैं, तो यहाँ पर एक जागरूक महिला जो प्रदेश की है, हम उससे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपको ये लगता है कि एक तरफ तो एक ऐसी जेंट्री हो गई जो प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाती है, उनके पास वैक्सीनेशन कराती है, और एक ऐसी जेंट्री हो गई जो सरकारी अस्पतालों में बच्चों को लेकर जाती है, उसके लिए अभियान चलाना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है उसको। क्या जो ऐसी जेंट्री होती है जो प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाती है वो ज्यादा सचेत होती है टीकाकरण के लिए, चाहे वो एमआर का टीका हो, खासकर चूंकि हम आज एमआर के टीके की बात कर रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, जाना पड़ता है, चूंकि आप एक ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं जहां पर कई तरह के लोग भी इस तरह के आते हैं जो ठीक ठाक डॉक्टरों के पास जाते होंगे, तो क्या गैप आप मानती हैं समझाने की जरूरत पड़ती है, या यहां भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझाना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली हम लोग का जो स्कूल है उसमें हम लोग एक गरीब लड़कियों का भी स्कूल चलाते हैं जहाँ पे 1000 लड़कियां आती हैं। अच्छा। तो मैं बहुत जानती हूँ कि दोनों में डिफरेंस है। जो निजी स्कूल हैं जहाँ पे थोड़े रिच क्लास के बच्चे आते हैं, वो पेरेंट्स, हाँ, उनके माता पिता बहुत जागरूक हैं, और जब उनसे बात किया तो पता चला कि उन्होंने अपने बच्चों का टीकाकरण करा लिया था जब 9 महीने के थे और 15 महीने के थे। पर जब हमने दूसरे स्कूल में पूछा तो वहां पे शायद ही किसी बच्चे का टीकाकरण हुआ था। बट वहां पे जिस तरह से हमने सोचा कि क्योंकि उस वाले स्कूल में बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है बचपन में, तो उनके जो माता पिता हैं वो ज्यादा चाहेंगे कि उनके बच्चे हो जाए, उनका भी वैक्सीनेशन हो। बट मैं बहुत सरप्राइज थी कि जितने पेरेंट्स हमारे स्कूल में नहीं चाहते थे कि हो, क्योंकि बच्चे को लग चुका है तो दोबारा क्यों लगाएं, उतने ही नंबर पेरेंट्स थे जिन्होंने, जो गांव से आ रहे थे, उन्होंने भी बोला कि हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये शायद ठीक नहीं होगा। तो काम तो हमें दोनों के साथ करना पड़ा। अच्छा। तो ऐसा नहीं था कि काम इनके साथ कम या किसी के साथ ज्यादा था। तो जो जागरूक है, जिन्होंने लगा लिया, उनका था कि हम लगा चुके हैं तो हम दोबारा क्यों लगवाएं, और जिन्होंने नहीं लगवाया था उन्होंने कहा कि शायद ये हमारे बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो काम तो दोनों के साथ करना पड़ा, और करना चाहिए भी। करना चाहिए। आपकी बात से एक बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं बात विश्वसनीयता की भी है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो शायद कम पढ़े लिखे हों या उतनी पहुंच ना रखते हों, जो सरकारी टीकाकरण पर निर्भर हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हैसियत रखते हैं, टीकाकरण करा सकते हैं, वो टीकाकरण प्राइवेट तो कराते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर वो विश्वसनीयता है या नहीं है, ये हमारे एक्सपर्ट हैं, हम इनसे टाइम पे जानते रहेंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो जाते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास, वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट और प्राइवेट में गैप है, क्योंकि वो जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उन्होंने खुद ही उन माता पिता को बोला कि जरूरत ही नहीं है, आप मत सुनिए, ये तो गवर्नमेंट का ड्राइव है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। तो हमने उन डॉक्टर से बात की, क्योंकि काफी वो प्राइवेट डॉक्टर्स हमारे स्कूल के माता पिता हैं। तो मैंने उनको बुला करके उनसे बात किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब हम लोग स्कूल में बोल रहे हैं कि लगाना चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे बहुत कोशिश की है बोलने के लिए कि जरूरत नहीं है, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। उनसे बात करके मुझे ये महसूस हुआ कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में थोड़ा सा एक गैप है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक ही भाषा बोलनी चाहिए, दोनों को। और यही चुनौतियां हैं जिनके बारे में आज हम बात भी करना चाहते हैं कि किस तरह की चुनौतियां हैं। हालांकि हम चाह रहे थे इसके बारे में चर्चा हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन चूंकि ये सवाल आया तो निर्मल जी आपके पास में आते हैं। और ये एक चुनौती अपने आप में निर्मल जी है कि एक तरफ तो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और एक तरफ सरकारी अभियान चल रहा है। क्या प्राइवेट डॉक्टर्स उतना सपोर्ट कर रहे हैं बराबर इस टीकाकरण अभियान को कि गवर्नमेंट में जो टीकाकरण चल रहा है वो पूरी तरह से सेफ है, आप जाइए कराइए, कोई दिक्कत नहीं? क्या लगता है आपको? जी,
इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली बात, जो प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, इंडियन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिशियन IAP, उसके द्वारा इस बारे में अपील जारी की गई है। वीडियो पर उन्होंने अपील जारी की है, लिखित में अपील जारी करी है, अच्छी बात और उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया है कि सरकार द्वारा जो ये टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है वो इसका समर्थन करते हैं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसको हमने जगह जगह विभिन्न माध्यमों से सर्कुलेट भी किया और लोगों तक, स्कूलों तक अपील भी पहुंचाई है। जैसा कि अभी मैडम ने बताया, शालिनी मैडम ने, कि जो कुछ डॉक्टर्स, पेरेंट्स या कुछ लोगों की तरफ से ऐसा आया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही बिरले अनुभव के रूप में सामने आया है। लेकिन जब भी इस तरह की हमारे सामने कोई भी सूचना प्राप्त हुई है तो उन लोगों के साथ बातचीत करके इसको रिजॉल्व किया गया है और उन्होंने ये एग्री किया है कि उन्होंने किन कारणों से पहले इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन जब उनको पूरी चीज एक्सप्लेन की गई तो उसके बाद उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो टीकाकरण के अभियान में इस तरह के चैलेंजेस हमने फेस किए थे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी भी जिलेवार विभिन्न माध्यमों से उनको ओरिएंट किया गया था इस अभियान के बारे में, तो उन्हें इस बारे में पूरे तथ्य पता है कि इस वैक्सीन की आवश्यकता, जो हमने पिछले समय में चर्चा करी, इस वैक्सीन की क्यों आवश्यकता है, सरकार के द्वारा ये क्यों चलाई जा रही है। तो अभी स्थिति ये है कि सभी प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा, चाहे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो या अन्य डॉक्टर हो, उनके द्वारा इस अभियान का पूर्णतः समर्थन किया जा रहा है। पूर्णतः समर्थन किया जाए। जैसे निर्मल जी आप कह रहे हैं ऐसा ही हो, हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, लेकिन चूंकि जब हमको अनुभव दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, तो सवाल तो बनता है जो पूछा जाता है और पूछना जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम चर्चा उस पर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हम सीधे अरुण जी आपके पास आते हैं और इसी सवाल को कि एक तरफ तो अपील जारी कर दी जाती है, अपील जारी करना अच्छी बात है, अपील जारी कर दी गई और ये बताया गया कि भाई हम सब इसके साथ हैं, सरकार की ड्राइव पूरी तरह सुरक्षित है। कौन कहेगा अपील जारी करके कि सरकार की ड्राइव सुरक्षित नहीं है, अगर उसको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चलानी है तो जाहिर सी बात है ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, आपको लगता है कि डॉक्टर्स अपने, एक तरफ तो अपील जारी कर दी, लेकिन उसके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनसे कहा जा रहा हो कि भाई सरकारी ड्राइव है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, आप तो मेरे ही पास आइए? नहीं, देखिए, इस तरह की जो भी कहते हैं रिमर्स, इस तरह का नहीं होता है और ना ही इस तरह का हम लोग उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ यूपी पूरा कमिटमेंट है। और ये शालिनी जी की बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ कि कहते हैं हो सकता है कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं उनको लगता हो सकता है उन तक इस तरह का कहते हैं जैसे प्रचार प्रसार ना हो उनके। अदरवाइज ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसके लिए जितने भी IAP IMA के मेंबर्स होते हैं उनकी सबकी एक वर्कशॉप कराई गई है और उनके सबको लोगों को उसमें पूरी तरह से उन्होंने सहयोग करने के लिए वादा किया है और दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और चूंकि ये ड्राइव है, इसमें हमारा पूरे देश के बच्चों का हित है, ये इंडिविजुअल प्राइवेट प्रैक्टिशनर और गवर्नमेंट डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये हर बच्चे के भविष्य के लिए है। इसलिए हर एक को, पेरेंट्स को भी इसमें आगे आगे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और दे आर डूइंग, सभी लोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अभी तो आप देखिए 5.25 करोड़ बच्चों का टीकाकरण हो चुका है और कहीं किसी जिले में इस तरह की कोई अप्रिय घटना की सावधान कहीं से भी इस तरह की मतलब सूचना नहीं मिली, एक्सेप्ट कुछ जिलों में जैसे होता है कि इंजेक्शन फोबिया या इंजेक्शन कहते हैं डर के वजह से एक बच्चे को देख के दूसरे बच्चे कहते हैं उनको थोड़ा चक्कर आना, इस तरह का। अगर इस तरह से सारे स्कूल्स के लोग उसको फॉलो कराएंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। वो बच्चों का टीकाकरण बहुत से स्कूलों में 99%, 98% स्कूलों में वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये एक बच्चा, सभी लोग दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, ऐसा कोई मतलब शंका नहीं है उसमें। शंका नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। और आप खुद बता रहे हैं कि लगभग 5.25 करोड़ अगर आपने लक्ष्य अचीव कर लिया है तो ये बड़ी बात है, लेकिन लगभग 8 करोड़ लक्ष्य अगर अचीव करना है और अगर कहीं शालिनी जी जैसे जो अपवाद बताए, अगर इस तरह के अपवाद कुछ भी थोड़े बहुत होते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाते हैं और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हम इन्हीं सबको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कम से कम इस तरह की ड्राइव में। आशुतोष जी हम आपके पास आते हैं, क्योंकि अब चर्चा एक अलग मोड पर बिल्कुल तरह आ चुकी है पूरी तरह से। हमने पोलियो अभियान को सफल होते देखा, चलते देखा, फिर सफल होते देखा और शुरुआत में उसी पोलियो अभियान पर लोगों को उंगली उठाते, शक करते भी देखा था। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब जो मिज़िल रुबेला अभियान चल रहा है, क्या आपको लगता है लोग बिना किसी शक के, झिझक के, क्योंकि सारा मामला विश्वसनीयता का होता है, बिना किसी शक के, झिझक के लोग उसको अपना रहे हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, सरकार जो टीका लगा रही है पूरी तरह सुरक्षित है, हम अपने बच्चे को, अपने नौनिहाल को लगवाएंगे, इसमें कोई शक अब बचा नहीं? बहुत जायज बात आपने पूछी है। मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि पोलियो अभियान में और मीजल्स रुबेला अभियान में एक बेसिक डिफरेंस है। पोलियो में हमने मल्टीपल कैंपेन्स करे थे, मीजल्स रुबेला सिंगल कैंपेन। पोलियो में भी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ने अकेले कैंपेन नहीं करा था,
उसमें शिक्षा भी थी, उसमें बाल विकास भी था, उसमें मैं कहूँगा कि प्रशासन भी था। तो वही सपोर्ट हमको इस बार भी मिल रही है। किसी एक विभाग के अकेले का ये कैंपेन नहीं है। आप जनपद स्तर पर देखिए, डीएम साहिबान खुद आगे आकर अपने बच्चों को वैक्सीनेट करा रहे हैं। और जनपद में जब डीएम साहब अपने बच्चे को वैक्सीनेट करा लेते हैं साहब, तो उससे बढ़िया कोई मैसेज नहीं है। तो देयर आर एग्जाम्पल्स जहां पर कई जगहों पर जनपद में, आज ही सवेरे मैं मेरठ का देख रहा था, एक सोशल मीडिया पे था, वहाँ डीएम साहब ने अपने दोनों बच्चों को वैक्सीनेट कराया है। तो इस तरीके से जब हम लीड करते हैं तो समुदाय के अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, सवाल आते हैं, शक आते हैं, लाइक मैडम ने जैसे बताया कि कुछ लोगों को भले ही उनका मतलब हो सकता है वो चिकित्सा क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हों, हर एक क्षेत्र में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनको वैक्सीन के बारे में उतना ही पता हो जितना मुझे हड्डी के बारे में ना जानकारी हो। तो देयर में बी सम क्वेरीज जो कि आंसर करी जा रही हैं। आईएपी की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पयाली भट्टाचार्य। उन्होंने स्पेसिफिकली इसके बारे में एक ओपन फोरम खोला हुआ है, वहां कोई भी डिस्कशन करा जा सकता है। तो ये सारे प्रयास एक तरीके से चल रहे हैं। सारे प्रयास एक तरीके से चल रहे हैं और यही बात सबसे अहम, सबसे जरूरी किसी अभियान के लिए होती है कि उसकी विश्वसनीयता जो है, जैसा आपने अगर एग्जाम्पल दिया, अगर सूबे का मुखिया, मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर टीकाकरण अभियान चलाते हैं, आपने जिक्र किया कि डीएम साहिबा अगर या डीएम साहब अगर खुद खड़े होकर अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराते हैं, तो अभियान कैसे नहीं चलेगा, कैसे आगे नहीं बढ़ेगा, इस पे कोई शक बचता नहीं। शालिनी जी आपके पास आते हैं, लेकिन फिर भी सवाल जो होते हैं वो सवाल हम लेके चलते रहेंगे, क्योंकि हमारी जैसे चर्चा के प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा जहां कम से कम खुल के बात कर सके, लोगों को बता सकें। आपने खुल के बोला, हमें अच्छा लगा। हम आपसे इसी तरह की बातें जानना चाहते हैं कि आपने डॉक्टर्स के बारे में तो बताया कि कुछ डॉक्टर्स ने इस तरह की बातें की, क्या ऐसे अभिभावक भी आपको मिले जिनको आपको ज्यादा समझाना पड़ा हो, बताना पड़ा हो, या आपके यहाँ छोड़कर और जो स्कूल है वहां से आपको शिकायतें मिली हों कि अभिभावक बच रहे हैं, बहाना कर रहे हैं या कुछ कन्नी काट रहे हैं इससे? हाँ, मुझे दूसरे प्रिंसिपल से पता चला कि बहुत सारे अभिभावक रेडी नहीं थे कि उनके बच्चे ये टीकाकरण करवाएं, क्योंकि उनको लगा कि क्योंकि लग चुका है इसलिए। पर ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आए और उन्होंने, जैसे हमने पूरा एक मीटिंग बुलाया पेरेंट्स का उनको समझाने के लिए, और उसमें मैं सच में बहुत आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थे वो आए, WHO से आए, और उन्होंने पूरा 3 घंटे वो लोग बात करते रहे। और जब वो बता रहे थे उनको, तो जब 1-2 लोगों ने बोला कि नहीं ये नहीं ठीक है, तो वहां पे 10 और अभिभावक थे जिन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल ठीक है और हमें कराना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि वो पूरा ही सारे लोग नहीं मना कर रहे थे। अगर 2-3 लोगों ने मना किया तो उसमें 5-6 थे जो खड़े होकर बोल रहे थे कि नहीं ये एक बहुत अच्छा चीज है, और अगर हमारा गवर्नमेंट एक अच्छी चीज कर रही है हमारे बच्चों के लिए तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि पूरे लोग थे, बट मुझे जहां तक सबसे ज्यादा हमारे स्कूल में हमें मदद मिली हमारे खुद के बच्चों से। अच्छा, मैंने बच्चों को बुला करके हमने बच्चों से बात किया, उनको समझाया कि ये चीजें तुम लोगों को इफेक्ट करेंगी, और ये भी समझाया कि तुम्हारे माता पिता क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो इतना ज्यादा तुम लोगों को नहीं चाहते हैं कि तुम लोगों को इंजेक्शन लगे, इसलिए चाहे वो नहीं कर रहे हैं तो वो समझे। तो हमने कहा अब तुम लोग जाके अपने माता पिता को समझाओ कि तुम लोग लगवाना चाहते हो। और 2 दिन बाद हुआ, हमारे सारे 100% उन बच्चों ने लगवाया। तो हमें तरह तरह से, अगर आपको ये पता हो कि ये चीज सच में जरूरी है पूरे देश के लिए, बच्चों के लिए, तो पहले तो आप कन्विंस हो जाइए। जो हमें गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने कन्विंस किया वो पहले उन्होंने मुझे कन्विंस किया, तब जाके मुझ में ये जोश आया कि मुझे ये करना चाहिए। तो हमने एक ड्राइव की तरह इसको कि हम कंट्री के लिए हम कर रहे हैं, उसमें किया, और पूरा ही सारे बच्चों ने लगवाया इंजेक्शन। सारे बच्चों ने इंजेक्शन लगवाया। जाहिर सी बात है, अगर आपकी तरह अगर स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स खासकर अगर निजी स्कूल इस तरह काम करने लग जाएंगे और बच्चों, अभिभावक के साथ में बच्चों को समझाने लग जाएंगे, तो जो काम बच्चे कर देते हैं कई बार वो बड़े काम नहीं कर पाते, जैसा आपने बताया। बहुत अच्छा अनुभव आपने हमसे शेयर किया। अब सीधी सी बात है कि निर्मल जी, अगर हम ये बात करें कि एक तरफ तो शालिनी जी ने जिस तरह से जिक्र किया, उन्होंने अपने स्कूल में समझाया, बताया, ऐसे बहुत सारे स्कूल के लोग काम कर रहे हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हमारे प्रदेश के निजी स्कूल भी लगातार इसमें मिलजुल कर आगे बढ़ के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बच्चे स्कूल नहीं आते, भाई 9 माह से की बात आप कर रहे हैं कि 9 माह से हम 15 वर्ष तक के बच्चों दे रहे हैं, जो बच्चे 9 माह के हैं या 3-4 वर्ष के हैं जो स्कूल नहीं आ पाते, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो तो स्कूल आते नहीं, स्कूल में तो आपको मिलेंगे नहीं, वहां शालिनी जी तो मिलेंगे नहीं जो उन्हें समझा सके। कैसे उनको आप टीकाकरण करेंगे, क्या उसका लक्ष्य? जी,
आपने जो बात बोली कि 9 माह से लेके और जो बच्चे बड़े हैं और स्कूल नहीं आते हैं उनको कवर करने के लिए पहली बात हमने जो प्रयास पहले से जो किए थे वो ये किए थे कि उनको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कम्युनिटी में। अपने स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे प्राथमिक कार्यकर्ता होते हैं एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी, तो हमारे पास इस बात के आंकड़े उपलब्ध हैं कि कहाँ कहाँ पर बच्चे, किस गांव में ये कितने बच्चे हैं। उसके हिसाब से सरकार ने पहले से माइक्रो प्लान बनाया हुआ है और उसके लिए सत्र आयोजित किए जाएंगे कम्युनिटी समुदाय स्तर पर। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे फ्रंटलाइन फंक्शनरीज हैं, आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम, इनका भी प्रशिक्षण मोबिलाइजेशन में किया गया था, कम्युनिकेशन में किया गया था। तो ये इन लोगों ने पहले से उन विलेज या समुदाय स्तर पर इस तरह के एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया था, जिसके द्वारा कम्युनिटी में इस बात के मैसेज अवेलेबल हैं, जिसमें सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क जो यूनिसेफ के द्वारा संचालित है उसके द्वारा भी सहयोग किया गया और उन्होंने मदर्स मीटिंग, फादर्स मीटिंग, कम्युनिटी में जो और इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं उनके साथ मीटिंग करके इस बात के मैसेज को पहले से पहुंचा दिया है। अच्छा। तो अब आने वाले समय में इसका हमें परिणाम देखने को मिलेगा। और ये लर्निंग, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था पोलियो का, पोलियो में अभियान में भी हमने इस तरह से ही सफलता पाई थी कि हर बच्चे तक पहुंच पाए। उसके लिए इसी तरह से सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क द्वारा प्रयास किए गए थे। तो पूरी संभावना ये है कि समुदाय स्तर पर भी इसका कवरेज, जैसा कि स्कूलों में भी अपेक्षित है, पूरा 100% हो पाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूँगा कि समुदाय स्तर पर फेथ बेस्ड जो लीडर्स होते हैं उनका भी बहुत प्रभाव होता है। और इस संदर्भ में पहले से हमारे जितने भी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे संपर्क किया गया, चाहे वो देवबंद हो या बरेलवी थॉट्स को फॉलो करने वाले हों। इसके अलावा इवन हमारे जो चर्चेस हैं यहाँ पर और गुरुद्वारे हैं, उनके भी रिलीजियस लीडर से संपर्क करके इस बात को उनको कन्विंस किया गया कि इस वैक्सीन की आवश्यकता इस टीकाकरण की क्यों है। और उन्होंने भी इस बारे में अपनी अपील जारी करी है। अच्छा। जिसका भी समुदाय स्तर पर प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो पूरी संभावना ये है कि हम समुदाय स्तर पर भी इसी प्रकार सफल होंगे और हम उम्मीद करते हैं सफल हों भी। लेकिन अरुण जी, एक बात तो है, जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने देवबंद जो जिक्र कर रहे थे, देवबंद, बरेलवी, ये अलग अलग वो होते हैं, मसलक होते हैं जिसमें अलग अलग मदरसे चलते हैं उनके फॉलोअर्स के। तो इन्होंने बताया कि उनसे संपर्क किया गया, उन्होंने अपील जारी की, जैसे कि प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन ने जारी की थी, उन्होंने अपील जारी कर दी। लेकिन फिर भी मदरसे खाली ऐसा तो है नहीं कि कोई बड़े लेवल से हो गया और नीचे हो गया, मदरसे तो बहुत छोटे लेवल पे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आई कि कई जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों को मदरसे में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया, तो कई जगह पे खबरें इस तरह की भी आई कि उस दिन मदरसों में बच्चों को छुट्टी दे दी गई कोई बहाना करके जिस दिन उनको आना था, यानी कोई ना कोई तरीका निकाल लिया गया। क्या ये एक चुनौती है, खासकर अगर मदरसों की बात करें तो मदरसों तक वैक्सीनेशन पहुंचाना एक चुनौती है? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। और एक चुनौती हम लोगों के सामने उभर के आई थी और कई जिलों से, जैसे मेरठ हो गया, मुरादाबाद हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया या फैजाबाद हो गया, इन जनपदों में ये देखने में आया कि कुछ मदरसों ने इसमें जो है टीम, जैसे आपने कहा टीम गई, उन्होंने मना कर दिया। तो उसके लिए हम लोगों का सीधा एक इंस्ट्रक्शन से तो डीएम से के साथ के डीएम ने इन मदरसों के प्रिंसिपल्स को उसके बाद बुलाया मीटिंग्स के लिए। और एक जनपद स्तर पर प्रिंसिपल्स की मीटिंग, जो मदरसा संचालक होते हैं उनकी मीटिंग की गई और उनको मोटिवेट किया गया। आपका यूनिसेफ, WHO, जितने भी टेक्निकल पार्टनर्स हैं हमारे और गवर्नमेंट के डॉक्टर्स के द्वारा, और उनको समझाया गया भी चूंकि सेफ वैक्सीन है और ये बहुत जरूरी है भारत के लिए और आगे आने वाले समय में 2020 तक जैसा हमारा लक्ष्य है। तो उसमें ज्यादातर मदरसों ने कन्विंस हो गया। और जैसे एग्जाम्पल में मेरठ को लूँ, जहाँ पे करीब 650 मदरसों ने इस बारे में मना किया, तो बाद में वो 2 दिन बाद जो मीटिंग बुलाई उसमें केवल 50 मदरसे रह गए जहाँ पर उन्होंने कहते हैं इस तरह से कहते हैं, अदरवाइज वो भी बाद में कन्विंस हो गए। इस तरह बाकी मुरादाबाद में भी ये प्रक्रिया चलाई गई। तो इस तरह ये सभी जगह इन्होंने फिर बाद में आगे सहयोग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जब बेसिकली आइडिया है कि जब तक आपका आने वाले लोग जो हैं उसको कन्विंस हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, तब तक वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं। तो इसलिए उनको समझाया गया और एक प्रॉपर मैसेज के बाद में लोग कन्विंस होने के बाद उन्होंने सभी बच्चों को लगवाया। कई मदरसे, लाइक एग्जाम्पल हम बांदा कहते हैं, जहाँ पर दिक्कत थी 2 मदरसों में, बाद में 100% वैक्सीनेशन किया गया वहाँ पर। तो ये इस तरह से दिक्कतें आई, बट वो दिक्कतें चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन उसको हम लोग पूरी तरह से फुलफिल करते हुए आगे आने वाले समय में अगर इस तरह की बात आती है तो हम उसको
पूरा करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इस तरह की बात पहले भी हो चुकी है। अगर हम देखें पोलियो अभियान की बात करें तो उसमें शुरुआत में जो दिक्कतें आई थी, लेकिन जिस तरह से बाद में धर्मगुरुओं ने निकल के अपील करना शुरू की थी तो वो अभियान अपनी तरफ से पूरी तरह सफल हुआ था। और आपने बताया कि अब फिर वही हुआ जब धर्मगुरुओं से बात की गई और मीटिंग की गई। उस मीटिंग के बाद नतीजा ये हुआ कि मदरसों ने भी पूरा सहयोग किया। हमें इस बात की खुशी है कि मदरसे भी इसमें अगर आगे बढ़ के आए तो अच्छी बात है। आशुतोष जी, लेकिन जो बातें होती हैं, आखिर ये बात मदरसे वाले क्यों कह रहे हैं या कोई पेरेंट्स अपने टीचर बच्चों को क्यों मना कर रहे हैं? एक चीज यहां पर ये आती है समझ में कि कई बार ऐसा होता है कि उनको डर रहता है कि इसके साइड इफेक्ट्स ना हो जाए, तो इसको हमको समझाना रहता है, प्रचार प्रसार करना होता है। हम अपनी चर्चा के माध्यम से आज चाहते हैं कि अब आप कम से कम यहाँ पे ये समझाइए कि एमआर का जो टीका होता है, इसका टीका लगने से हल्का फुल्का बुखार आ जाना या ददोरा पड़ जाना, ये सब जो मामूली लक्षण होते हैं, इसको छोड़ के क्या कोई बड़ा साइड इफेक्ट भी हो सकता है या उसका डर है किसी तरह का कि किसी तरह की डरने की जरूरत है कि इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डर लगता है, सबको लगता है, सुई से डर लगता है। सुई से डर लगता है। ठीक है साहब, तो यही असल वजह है कि सुई लगना एक, और खास तौर पे आप जो अखबार में खबरें पढ़ रहे होंगे कि इतने बच्चे गिर गए या घबरा गए या उनको उल्टी आ गई या चक्कर आ गई, ये सब प्राइमरीली एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, इससे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कोई एलर्जिक रिएक्शन, अब एलर्जी तो भाई अंडा खाने से भी होती है लोगों को, तो एलर्जी तो किसी भी चीज से हो सकती है, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि ये भी उसमें विरलतम घटनाओं में से एक है जिसके बचाव का पूरा इंतजाम प्रत्येक सत्र पर करा गया। प्रत्येक सत्र पर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसा दुर्भाग्यवश किसी को अगर आता भी है तो उसकी बचाव की पूरी व्यवस्था वहीं सत्र पर है। अदरवाइज सुई लगने से जितनी भी परेशानियां होंगी कि चुभन हुई या बच्चा डर गया या बच्चा घबरा गया, वो एक समस्या हो सकती है। अन्यथा इसके एमआर वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, एकदम सेफ है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, सामुदायिक सहभागिता की पूरा माहौल बनाना है। बहुत सारे पार्टनर्स हैं, इसमें लायंस क्लब भी है, लायंस इंटरनेशनल भी है, इसमें रोटरी भी है, इसमें यूनिसेफ भी है, कोर भी है, ये सब तो पार्टनर्स हैं। जैसे मैंने बताया, सरकारी मशीनरी है पूरी की पूरी, माँ बाप हैं, स्कूल हैं, हर वर्ग का सहयोग है। वन टाइम कैंपेन है। जैसा अभी डॉक्टर चतुर्वेदी साहब ने बताया था कि हम आधे से ज्यादा अपना लक्ष्य पार कर चुके हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जो बचा हुआ रह गया है उसको जल्दी से जल्दी समयबद्ध तरीके में पार कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए, और बस एमआर कैंपेन खत्म। एमआर कैंपेन खत्म, ठीक बात है। जाहिर सी बात है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए 2 कदम चलना पड़ता है, उसके बाद तो मंजिल आ ही जाती है। चलने जी, हम आपके पास आते हैं। और जो एक कैंपेन होता है, जैसे मीडिया की अगर हम बात करें तो हमारी मीडिया के साथ में ये चीज है कि हमारी मीडिया टीआरपी जिस चीज में मिले उसकी तरफ ज्यादा कोशिश करती है दिखाने की। लेकिन क्या मीडिया का सहयोग उस तरह भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि वो इसके सकारात्मक पहलू को भी बढ़ा चढ़ाकर, जैसे वो नकारात्मक चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, या जैसा है एज इट इज ही लोगों को बताने की उतनी कोशिश कर रहे हैं जैसी जितना आप कर रही हैं, क्या उतना मीडिया भी सपोर्ट करता नजर आ रहा है? नहीं, मुझे तो जहां तक याद है ये पहला कार्यक्रम है जहां पे आप सच में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये हो क्या है, क्या है ना। और ये आप लोग इतने नामी डॉक्टर्स को लेके आए जो बता रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है। जहां तक मैंने देखा है पूरे समय बस यही आता है कि इतने बच्चों को ये हो गया, वो बच्चे पता नहीं बीमार हो गए, कोई बेहोश हो गए, 20-20 बच्चे। तो जब मुझे पता चला, जब हमने भी मीडिया से पता चला, तो एज अ प्रिंसिपल मुझे लगा कि पहले इसका पता करें कि कितना सेफ है। तो जब हमने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो जो 10 बच्चे फेंट हुए थे उनको तो इंजेक्शन लगा ही नहीं था। वो शायद डर के मारे देख करके इधर उधर घबरा करके उनको, वो बेहोश भी नहीं हुए थे, शायद चक्कर उनको आ गया था। पर मीडिया ने ऐसे दिखाया कि उनको इंजेक्शन लगने के बाद ये हुआ। तो डॉक्टर्स तो बहुत सर्टेन थे कि उन्होंने जाके वहां पता भी किया था, पर ऐसा था नहीं। पर आप तो जानते हैं कि मीडिया तो तभी सेल करता है जब आप बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो लोग वो जानना चाहते हैं। कौन जानना चाहता है कोई अच्छी चीजें? तो वो सेंसेशनलाइज जो करता है मीडिया,
बट इट्स वेरी सैड। मुझे लगता है कि अगर इतना जो मीडिया के लोग हैं उनके बच्चे भी एमआर से प्रभावित हो सकते हैं। उनको अगर टीकाकरण हो गया है उसके बावजूद अगर उनके अगल बगल 80% बच्चों को नहीं हुआ है तो उनके टीकाकरण से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो फिर भी उनको भी एमआर फिर से हो सकता है। तो वो ये नहीं समझते, उनको ये समझ नहीं आता कि हमारे खुद के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। तो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, बशर्ते कि अपनी एक टीआरपी बढ़ाने के लिए करें। ये तो जिंदगी का सवाल है ना, इसमें टीआरपी कैसे आता है मुझे नहीं समझ में आता कि वो ऐसा क्यों नहीं सोचते। ऐसा क्यों नहीं सोचते? खैर अपनी अपनी सबकी मजबूरियां होती हैं, कहीं कुछ दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन हम निर्मल जी के पास आते हैं और उनसे इसी बात को उनसे भी समझना चाहते हैं कि निर्मल जी, क्या जितना प्रचार प्रसार, एक तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन है, आप लोग हैं, और केंद्र सरकार और यूपी सरकार पूरी तरह से, अभी खुद आपने जिक्र किया, सारे विभाग मिलकर पूरा मल्टी लेवल पे इसका काम कर रहे हैं, क्या मीडिया का सपोर्ट आपको मिल रहा है उस लेवल पे? क्योंकि जब आप जिलों में काम करते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहां पर जिला लेवल पर या जिला लेवल के अलावा भी क्या ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से हो रहा है? जी, प्रश्न मीडिया का जब आया है तो सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सारे महत्वपूर्ण विषयों के बीच में आज जब हम इस चर्चा कार्यक्रम में मीजल्स रूबेला की चर्चा कर रहे हैं तो मीडिया वाकई धन्यवाद का पात्र है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आयोजित करी है। साथ ही साथ न केवल आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, रेडियो एफएम के द्वारा और अन्य जो लोकल लेवल पे जो माध्यम है मीडिया के, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया जा रहा है। और इसमें राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहला प्रयास ये किया था, जिसमें यूनिसेफ, WHO संस्था ने भी सहयोग किया था, कि एक राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बड़े एवं छोटे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु उसमें आए थे और उसमें एक ओपन पैनल डिस्कशन भी किया गया था, उनको टेक्निकल जानकारी दी गई थी। उसके बाद उन्होंने इसकी लगातार कवरेज रिपोर्टिंग भी जारी करी और उसके बारे में समाचार भी दिए। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा था। दूसरा, जो लोग एफएम रेडियो सुनते हैं या गाड़ियों में चलता है, वो भी आप हर देखते होंगे हर 15-20 मिनट बाद कोई ना कोई, और उन्होंने अपने अपने नए इनोवेशन भी किए हैं। किसी ने कोई एमआर कैंपेन पे धुन बनाई है, किसी ने एमआर कैंपेन पे सॉन्ग्स बनाया है, कोई प्रिंसिपल और टीचर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं और उनके अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो मीडिया इसमें बहुत अच्छे से भागीदारी कर रहा है। एक बात जो मैं बताना चाहूँगा इसमें, कि मीडिया को जब कार्यशाला की गई थी तो उस समय ये बहुत अच्छे से बताया गया था कि जब भी वो न्यूज़ देते हैं तो उसमें तथ्यों को जरूर दें। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो वहाँ पे जो र्यूमर्स हैं वो हेडलाइन के रूप में आ जाती हैं और जो तथ्य हैं वो नीचे चले जाते हैं, कि चीफ मेडिकल ऑफिसर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ये केवल एंजाइटी रिलेटेड हुआ था और इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वैक्सीन सुरक्षित है। तो इस तरह का कभी कभार देखने में आ जाता है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण अंतर जो देखने को मिला है, मीडिया पूरे फैक्ट को देता है और साथ में जो उस जिले का सक्षम अधिकारी है उससे संपर्क करने के बाद जो उनका जो वक्तव्य होता है वो भी जारी करता है। बस यहाँ अंतर ये आ जाता है कि हम लोग के पास समय कम होता है और हम केवल हेडलाइन पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मीडिया बंधुओं से फिर अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि अगर आपकी हेडलाइन भी इस बात को प्रकाशित कर सके कि वाकई तथ्य क्या था और वैक्सीन सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से इसमें हमें इम्पैक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, निर्मल जी ने दोनों बातें की। निर्मल जी ने एक बात तो कहा कि मीडिया का बड़ा सहयोग है और धन्यवाद भी दिया, लेकिन साथ में ये बताया भी कम से कम तथ्यों को अगर लेके चलें तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी जो हेडलाइंस पर एक नजर में पड़ते आती हैं। अरुण जी, आपके पास आते हैं, और ये चूंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप में, शालिनी जी ने भी इसका जिक्र किया था कि क्या मीडिया में उस तरह की नकारात्मक खबरें जब आ जाती हैं तो उसको ज्यादा वेटेज मिल जाता है, ज्यादा जगह मिल जाती है, खासकर टेलीविजन में उसको ज्यादा जगह मिल जाती है। अगर कहीं 10 बच्चों को कोई दिक्कत हो गई या 15 बच्चों को दिक्कत हो गई तो वो बहुत असर डालती हैं। जो तस्वीरें टेलीविजन चैनलों पर चलती हैं वो बहुत असर डालती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ है इस पूरा मामला? नहीं, इसके लिए देखिए हमारी एक अलग से स्पेशल रणनीति है इसके बारे में। जिस भी किसी जिले में इस तरह की घटनाएं होती है, जहां से इस तरह की खबर आती है मीडिया के अंदर, तो वहाँ के सीएमओ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और उनको स्पष्ट निर्देश है कि वो इमीडिएटली एक मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे बोलते हैं, और उसमें उनके स्तर से जो पॉजिटिव चीजें, जैसे ना डॉक्टर निर्मला ने बताया कि तथ्यों को, तो उसमें पॉजिटिव चीजें बताई जाती हैं। और ये जो कि वैक्सीन सेफ है उसकी वजह से नहीं हुआ, हो सकता है किसी बच्चों को पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही हो या किसी बच्चे को कई बार होता है
हाई ग्रेड फीवर चल रहा हो, क्रॉनिक बीमारी हो, उसकी वजह से हो सकता है। तो सारे तथ्य रखे आते हैं और इसकी वजह से फिर वो मीडिया उसमें पॉजिटिव न्यूज जो है अगले दिन उस चीज को निकालता है। और कई बार डीएम केसेस के वीडियोस भी जारी किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कानपुर जो इनिशियली एक जो फर्स्ट वीक चला था उसमें एक इशू आया था, वहाँ पे स्कूल में 2-3 स्कूलों में कई बच्चे जो है इस तरह के बेहोश हुए थे। तो इमीडिएटली शाम को प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस नोट जारी किया गया, मीडिया ब्रीफिंग किया गया और डीएम की तरफ से एक वीडियो भी चलाया गया। कई जिलों में इस तरह का देखा गया। तो उसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो नेगेटिव न्यूज भी निकालता है, बट नेगेटिव न्यूज के साथ वो पॉजिटिव भी उसमें आदमी को देखना चाहिए, पॉजिटिव चीजें भी उसमें इनपुट डालना चाहिए, कहीं इस तरह की बात हो। तो ऐसा नहीं है, मीडिया हमारा जितने भी जनपद, हर जनपद पे इसके लिए मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप भी कराए गए हैं और उसमें सभी को पूरे क्या मीजल्स वाला बीमारी है, कैसा होता है, इसके एडवांस इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कितने होते हैं, इस सारे बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। और मीडिया ऐसा नहीं, मीडिया सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से और उसकी वजह से ही आप देखिए कहते हैं कि लोगों को हर जन जन तक, हम तो समझते हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा कैंपेन चल रहा है, आप कहीं चले जाइए, गांव में चले जाइए, किसी जगह चले जाइए, शहर में किसी कोने में चले जाइए, एमआर के बारे में हर आदमी जानता है कि एमआर के बारे में सब जानता है। लेकिन अभी इस अभियान के पहले, जब तक ये अभियान शुरू हुआ था, शायद ये इतना बड़ा अभियान नहीं था और लोग इसको जान नहीं पाते थे टीकाकरण होता क्या है, उतना पूछना पड़ता था, बताना पड़ता था। अरुण जी आपके पास आते हैं, जैसा कि अभी दोनों लोगों ने जिक्र किया इस बात का कि मीडिया इसमें सपोर्ट कर रहा है, साथ में रहता है, लेकिन एक बात है कि जहां पर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक फोटो खींची, व्हाट्सएप पे डाल दी और वो वायरल हो गई, वो चलती चली गई। और क्या उस तरह की जो खबरें होती, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है उसको, ना कोई उसको एडिट संपादन करने वाला उसका है, ना कोई देखने वाला, अगर ऐसी खबरें बाहर आती हैं तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लेके अगर आगे बढ़ जाती है तो ये खतरनाक बन जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया का कितना अहम रोल मानते हैं आप आपके इस अभियान को सफल बनाने के लिए? वेल, सोशल मीडिया का रोल दो तरफा है, सफलता में भी है और संशय में डालने में भी, दोनों तरीके से है। सफलता के मैं आपको कुछ एक बिंदु गिनाना चाहूंगा, जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट से हमारे सभी मंत्री महोदय जो कंसर्निंग स्वास्थ्य से हैं, उनके एमआर कैंपेन के सहयोग में ट्वीट्स हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का ट्वीट हुआ, एनएचएम की जो अपनी ट्विटर है वहां से उन्होंने उसको प्रसारित करा। ये सारे पॉजिटिव थे। संस्थाओं ने, कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों ने अपने पेज बनाए, फेसबुक पेज बनाए। संशय का जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि किसी ने एक पुरानी घटना का न्यूज क्लिप सोशल मीडिया में फैला दिया, जिसको मीडिया के माध्यम से उसी न्यूज चैनल के द्वारा उसको काटा गया, कहा गया कि ये एक पुराना वो है, आप इसमें भ्रम में ना पड़िए और इसका दुरुपयोग हो रहा है। अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपील जारी हुई और हमारी जो महानिदेशक स्वास्थ्य हैं उन्होंने दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में ब्रीफ दिया। ये इनिशियल फेज में ऐसा हुआ और मैं ये बात बड़ी शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं कि मीडिया के सहयोग के बिना कार्यक्रम आज जिस अवस्था में पहुंचा है, ये पहुंच पाना असंभव था। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो भी उनको छापनी है और उसके तथ्य भी छापने हैं। तो सिर्फ ये हम कह के नहीं छोड़ सकते कि नहीं मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है, नहीं, मीडिया हमारे तथ्य भी बताता है। मीडिया को हम जो आप बस जरूरत जैसा कि समुदाय में सबको बताने की है, ऐसे ही मीडिया को आपको फैक्ट्स बताने की है। ये उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है। और खासकर यहाँ जिम्मेदारी सोशल मीडिया की ज्यादा बढ़ जाती है कि हम कहीं जज्बात में आके एक आध फोटो या दो फोटो डालकर कहीं उसको कहां तक पहुंचा दे रहे हैं, ये बहुत समझने वाली बात है। शालिनी जी आपके पास आते हैं। सोशल मीडिया के जरिए जैसा हमने देखा कि निजी स्कूलों ने भी, प्राइवेट स्कूलों ने भी अपने अभिभावकों तक ये संदेश पहुंचाया कि आप आइए टीकाकरण कराइए और उन्होंने इसी के जरिए बुलाया। आपके हिसाब से सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल हुआ? क्या उसके जरिए कुछ नकारात्मक भी चीजें सामने आई या उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा इस अभियान में? नहीं, सोशल मीडिया हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसमें सोशल मीडिया ने कोई पार्ट लिया हो, क्योंकि हमने तो अपने बच्चों से डायरेक्टली बात करके अपने अभिभावकों को बुलाया। 2-3 दिन 300 लोगों को बुला करके उनसे हर दिन 2-2 घंटे बात की हम लोगों ने और हमने उसी के द्वारा ही किया। और किसी भी अभिभावक ने ये आके नहीं बोला कि सोशल मीडिया के द्वारा उनको कुछ पता चला। अभी जैसे बात हो रही थी तो मैं उस पर बोलना चाहूंगी मीडिया पे कि जिस तरह के जिस
तबके के लोगों को हम लोग स्कूल केटर करता है, थोड़े रिच हैं, वो जो आपके मेजर न्यूज़पेपर्स हैं उन्हीं को देखते हैं, जो आपके मेजर चैनल्स हैं उनके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो जैसे डॉक्टर निर्मल ने बोला कि हाँ, वो अंदर कुछ भी लिखें, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम अंदर की बातें पढ़ें, तो वो उनके जो कैप्शंस होते हैं वो बहुत सेंसेशनल होते हैं, वो ऐसा हो गया, उसके बाद वह कुछ भी लिखें कि एक्चुअली ऐसा नहीं था या जो था, हम बस वो पढ़ के अपने डर को, जो हम, क्योंकि हम वैसे ही डरे हुए हैं, तो जैसे ही हमको पता चलता है तो हम और डर जाते हैं। बट हाँ, जैसे और डॉक्टर साहब ने बोला कि उनके बिना ये कैंपेन अगर 5 करोड़ तक पहुंचा है, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है सोच करके भी, तो सही बात है, बिना मीडिया के नहीं हो सकता। पर आपके जो मेजर मीडिया के जो पार्टनर्स हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, बट उन पे बहुत ज्यादा ये होता है कि वो जागरूक होकर के ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया का रोल, हाँ, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो जैसा है वैसा करो, पर जो जैसा है उसको और अच्छी तरीके से बताना भी तो एक मीडिया का रोल है, जो अभी हम कर रहे हैं आज। और अच्छी बात यह है कि हमें गर्व है, मीडिया अपने रोल को समझता है और निभाता भी, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं। खैर, अब समय बहुत कम है, निर्मल जी हम आपके पास आते हैं। और अब तक जो चुनौतियां आपको नजर आई इस पूरी हमारी चर्चा के दौरान भी, और जब तक जो चुनौतियां नजर आई, संक्षेप में क्या आपको उसका हल नजर आता है कि आगे उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप इस अभियान को सफल पूरी तरह बनाने के लिए? जी, चुनौतियां वाकई इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी थी, जिसको, लेकिन सबसे अच्छी बात यही, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, उनको पार्टनर एजेंसीज और अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्कूल, बेसिकली शिक्षा विभाग और स्कूल्स का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। अब उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी जो चुनौतियां आगे आने वाले में समय में संभावित हैं, जैसे समुदाय स्तर पर जब ये कार्यक्रम होगा, तो मुझे सभी आम जनता से अनुरोध है कि वैक्सीन, जो मीजल्स रूबेला वैक्सीन है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसमें निश्चित रूप से अगर बच्चा आपका 9 महीने से 15 साल का है तो आप अपने बच्चे का टीकाकरण सत्र स्थल पे कराएं, जरूर कराएं। अरुण, सीधे आपके पास आते हैं, समय बहुत कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मुबारक आपको कि आप बता रहे इतना लक्ष्य हमने पा लिया, लेकिन 100% लक्ष्य पाने के लिए क्या कुछ करा जाना अभी जरूरी है? नहीं, बिल्कुल, एक्चुअली हमारे ग्रामीण स्तर पे पूरी तरह से तैयारी है। हर एक गांव में प्लान बना हुआ है, एएनएम, आशा बहन सभी मोबिलाइज कर रही है, और इसमें पूरी तरह से जो भी कहते हैं लेफ्ट ओवर रह गए हमारे, वो सब आने वाले 2 से 3 हफ्ते में 100% लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे। गवर्नमेंट पूरी तरह से कमिटेड है, हर डिपार्टमेंट इसके लिए पूरी तरह से वो कर रहा है, यही हमारी बाकी सभी लोगों से, पेरेंट्स से अपील है। आशुतोष जी माफी चाहेंगे, अब आपके पास हम नहीं आएंगे, शालिनी जी आपसे भी माफी चाहेंगे, नहीं आ पाएंगे क्योंकि समय खत्म हो रहा है। बहरहाल आप सब यहाँ पर आए, आपने भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है कि आज की जो चर्चा हुई, जो आज आपने यहाँ पर कार्यक्रम में चर्चा की, उससे ये समझ में तो आ गया कि मीजल्स रूबेला टीकाकरण जो अभियान है, ये हमारे बच्चों के सुनहरे, सुरक्षित और सुंदर भविष्य के लिए कितना जरूरी है। और इसके बाद इस टीकाकरण अभियान की अहमियत आज और हमारी नजरों में बढ़ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस अभियान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इसे 100% सफल बनाएंगे, जैसा आपने पोलियो को हराकर उस अभियान को सफल बनाया था। बहरहाल हमें दीजिए अनुमति, और आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।